हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू फिनोलॉजी द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। एंड आज हम बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026 में डिस्कस करेंगे। शायद सबसे पॉपुलर कैटेगरी फ्लेक्सी कैप। अब देखो, ये कैटेगरी के साथ ना एक मेजर इशू है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ही कुछ ऐसा है कि ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इस कैटेगरी में। ये कैटेगरी में ना एक फंड मैनेजर के पास मैक्सिमम फ्रीडम है। शायद आउट ऑफ ऑल कैटेगरीज सबसे ब्रॉड मैंडेट इस कैटेगरी में होता है। एक फंड हाउस, उसकी फंड मैनेजमेंट टीम इस फंड में लगभग जो चाहे वो कर सकती है, एज लॉन्ग एज इक्विटी यानी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मिनिमम 65% हो। बाकी आपको जो करना है करो। तो एक बुल मार्केट में ये एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड जैसे एक्ट कर सकता है। एक बियर मार्केट में ये एक लार्ज कैप फंड जैसे, या फिर एक हाइब्रिड फंड जैसे जिसमें 30% एलोकेशन बॉन्ड्स में हो, वैसे एक्ट कर सकता है। तो सिचुएशन के हिसाब से इस फंड में हर सिचुएशन को, मार्केट साइकिल को इंटेलिजेंटली प्ले करना पड़ता है। बहुत सारी फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम डेंजर है या आपके लिए रिवॉर्ड साबित होगा, ये डिसाइड करेगा उस फंड हाउस के मॉरल्स, एथिक्स और फंड मैनेजर का इंटेलिजेंस एंड डिसिप्लिन। तो क्योंकि इतना ब्रॉड मैंडेट है और इतना ज्यादा पैसा इस कैटेगरी में आता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं, तो एक तो बहुत ब्रॉड मैंडेट है और बहुत सारा पैसा मैनेज करना होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इस कैटेगरी में वी हैव गिवन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस कि यार वो फंड हाउस कैसा है, वो फंड हाउस के एथिक्स कैसे हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। किसी पे मैं आउटराइट ब्लेम नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन एक पैटर्न तो है ना जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा था। आईपीओ में एंकर बुक में 21 म्यूचुअल फंड्स ने पार्टिसिपेट किया, यानी उन म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया। वैल्यूएशंस वर रियली हाई। चलो ठीक है, एक साथ 21 एएमसीज को उसमें वैल्यू दिखी दिखी होगी भाई, जो हमको नहीं दिखता। आप बड़े लोग हो, आपको दिखता होगा, मुझे तो कुछ दिखा नहीं था, तो भी चलो आपको उसमें वैल्यू दिख रही है। तो आप अपने फंड का 0.1% एयूएम या 0.2% एयूएम इन्वेस्ट करोगे क्या? मुझे अगर कोई स्टॉक पसंद आ रहा है तो मैं उसमें अपने इक्विटी कैपिटल का 5% लगाऊंगा ना। बहुत हुआ तो 7-8%, या चलो लो कन्विक्शन है तो 1% या 2% तो किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में वेटेज दूंगा ना। कि मेरा पोर्टफोलियो है 100 रुपए का और मैंने एक नया शेयर खरीदा 1 पैसे का, यार वो डबल भी हो गया ना। तो मेरे 100 रुपए पे 1 पैसा बढ़ जाएगा, 1 पैसे का 2 पैसा हो जाएगा। 21 एएमसीज इंटरेस्टेड थी लेंस कार्ड में। उनमें से किसी किसी ने अपने यूएम का 0.1% या 0.2% इन्वेस्टमेंट किया। अब ये क्लियरली ये हाई कन्विक्शन आइडिया तो नहीं था। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कोई सिर्फ ट्रैक करना चाहता हो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके, मैं थोड़ा नॉइज से, ये इंस्टीट्यूशनल गेम कैसे चलता है, कितने तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, मैं ये सबसे दूर रहता हूं। लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूं ना। जब आईपीओस के समय पीआर कंपनीज मुझे कॉल करती हैं, मेरी कंपनी से पॉडकास्ट करवाना चाहती हैं, कंपनीज के फाउंडर का मोटा पैसा ऑफर करते हैं, तो मैं कुछ तो समझता हूं ना कि ये क्या गेम चल रहा है। आईपीओ को हाइप अप करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी पीआर एजेंसीज को मेरे साथ ये करते देखा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे लॉन्ग टर्म यही करना है, मुझे मजा आता है। थैंकफुली हमारी कंपनी, मेरे घर की हालत ठीक ठाक है, मेरी ज़रूरतें कम हैं, तो मेरे को चल जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता ना, अगर मेरी 1000, 2000, 5000 ब्रांचेज हों, उन ब्रांचेज में महंगे महंगे रेंट देने हो, 2 लाख का स्टाफ हो, उनकी सैलरीज देनी हो, तो मैं क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करूंगा। तो कुछ एएमसीज किसी अपनी स्कीम के एयूएम का 0.1 या 0.2% आईपीओ के आसपास, आईपीओ के लिए मैं कहूंगा, ये करती हैं कि एक 0.1% डाल दिया, 0.2% डाल दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और ऐसी एएमसीज के जिनके एथिक्स क्वेश्चनेबल हैं, कि यार ये इन्वेस्टर इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हैं पीआर एजेंसीज के साथ, या अपने जो इनकी प्रिंसिपल ब्रांड है। जैसे कई एएमसीज ऐसी है ना जिनके बैंक्स भी हैं, जिनके इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं, जिनका ब्रांड हर जगह है। तो ये
स्कीम से अपने दूसरी ब्रांच को फायदा पहुंचा रहा है, मुझे पता नहीं। मैं मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये सब डाउट्स उठते हैं ना जब ऐसी हरकतें होती हैं। तो खास करके इस कैटेगरी में, मुझे दूसरी कैटेगरीज में, कुछ और कैटेगरीज में जैसे इंडेक्स फंड हो गया या लार्ज कैप हो गया, लार्ज मिड कैप हो गया, जहां मैंडेट छोटा है, वहां फिर भी मैं एक बार इन चीजों को लेस वेटेज दे दूं। लेकिन इस कैटेगरी में जहां कोई फंड मैनेजर जो चाहे वो कर सकता है, मुझे टॉप नॉच एथिक्स चाहिए और मुझे बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और इंटेलिजेंस भी चाहिए, और ये श्योरिटी चाहिए कि इस प्रिंसिपल ब्रांड का बिजनेस डिजाइन ऐसा है, बाय डिजाइन बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की चांसेस कम है। ये नहीं कि एनबीएफसी भी है, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर रहे हैं, हमारा बैंक भी है, किसी की फी रेवेन्यू की चिंता, किसी की इंटरेस्ट रेवेन्यू की चिंता, और पता नहीं किसका इंटरेस्ट कब हावी हो रहा है किसी और के इंटरेस्ट पे। तो इस कैटेगरी में एएमसी के एथिक्स और एएमसी का इंडिपेंडेंस, देखो एथिक्स ना वैक्यूम में तो हो नहीं पाते, उनके इंसेंटिव्स क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उससे डिसाइड होता है। तो इन मामलों में जनरली मुझे हमेशा से दो एएमसीज बहुत पसंद रही हैं, बहुत सालों से, 7-8 सालों से अब। एक है पीपीएफएस और दूसरा है क्वांटम। ध्यान रखिएगा, क्वांट नहीं, क्वांटम। लेकिन ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ इनकी परसीव्ड इंडिपेंडेंस या एथिक्स के बेसिस पे जाऊं। एक थॉरो इवैल्यूएशन और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव चेक्स भी लगते हैं। सिर्फ रेप्यूटेशन में या जो ऑप्टिक्स को दिख रहा है इंडिपेंडेंस, उसके भरोसे डिसीजन नहीं लिया जाता है। एंड वी थिंक कि इतने सालों से, 8 साल होने को आ रहे हैं, कि वी हैव कंटिन्यूअसली स्टक विथ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस साल भी देयर इज नो एज सच रीजन कि उसको चेंज किया जाए। थोड़े कंसर्न्स हैं कि रिटर्न्स पिछले 2 सालों में स्लो हुए, अभी भी बुरे नहीं है, लेकिन जैसे क्लियर आउट परफॉर्मेंस होता था, अब वैसा क्लियर आउट परफॉर्मेंस नहीं है। उसका रीजन है कि आरबीआई का मैंडेट आ गया कि आप फ्रेश फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो पहले ना मेटा और कुछ और कंपनियां पीपीएफएस के टॉप होल्डिंग्स में से एक हुआ करती थी। 20, 25, 30% तक का एलोकेशन यूएस स्टॉक्स को था। लेकिन अब क्योंकि पिछले 2-3 सालों से फ्रेश इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, तो ये एलोकेशन गिरते गिरते अब 13% तक आ गया है, और ये रेसिडुअल है, एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। पुराना जो था वो, उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है जैसे जैसे एयूएम बढ़ रहा है। तो इस फंड का जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था वो खत्म हुआ, उससे परफॉर्मेंस डेफिनेटली हैम्पर हुआ है। एक कंसर्न और आता है कि इसका एयूएम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस कैटेगरी में वो बहुत बड़ा कंसर्न मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी कैटेगरी है ना, जैसे मैंने डिस्कस किया, सबसे ज्यादा फ्रीडम है ना इस कैटेगरी में। तो आप पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ओवरऑल एयूएम से मैं इस फंड के एयूएम को कंपेयर करूं तो बहुत स्कोप है ना। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 100 रुपए की है, उसमें से 40 रुपए इसी फंड में लगा हुआ है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये फंड के पास ग्रोथ का बहुत स्कोप है, और ये फंड बेसिकली पूरी इंडस्ट्री पे पैसा लगा सकता है। इसीलिए इस कैटेगरी में आई एम लेस वरिड अबाउट ग्रोथ इन एयूएम्स। इसके अलावा रिटर्न्स अगर मैं इन द लॉन्गर होराइजन देखूं, इन द मीडियम टर्म देखूं, तो अच्छे रहे। और सिर्फ रिटर्न्स नहीं, रिटर्न्स ना उस तरीके से आए हैं जैसा इस फंड ने प्रॉमिस किया है, यानी ट्रू टू इट्स लेबल फंड है ये। और ये बात मुझे इस फंड और इस एएमसी की बहुत अच्छी लगती है, कि बोल रहे हैं लार्ज कैप, 2018 के पहले अक्सर ऐसा हुआ करता था कि बोल रहे हैं लार्ज कैप अल्फा जनरेट करने के लिए खूब सारा पैसा मिड कैप में डाल दो, रिस्क ले लो, चला तो चला, चल गया तो हमारा एयूएम 10 गुना बढ़ जाएगा, हमारी मार्केटिंग टीम फुल थ्रॉटल एडवर्टाइजिंग करेगी। नहीं चला, उल्टा पड़ गया, स्कीम बंद कर देंगे, नहीं ले आएंगे। ये सब इसने नहीं किया। अब 13 सालों से ये फ्लैगशिप स्कीम उनकी चल रही है, इसके साथ बिना कारण कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, तो एक स्टेबिलिटी है। मैनेजमेंट टीम भी जो है, जो फंड मैनेजमेंट टीम है, उसके ऊपर जो लीडरशिप टीम है वो भी बहुत स्टेबल है। तो अच्छी एक बुटीक डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म अप्रोच वाला फंड हाउस है। तो इसके 1 साल के परफॉर्मेंस से या 2 साल के परफॉर्मेंस से वैसे भी मैं अफेक्ट नहीं होता, और वो परफॉर्मेंस बुरा भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं बुरा होगा भी तो भी आई विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, एज लॉन्ग एज ये पिलर्स मेंटेन्ड हैं, कि ये इंडिपेंडेंट है, इनके इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स ठीक है, इनका लीडरशिप ग्रुप कोर जो है वो रिटेन्ड है, और ये ट्रू टू इट्स लेबल रहे। इन द मार्केट कई बार ना चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। 6 महीना
एक क्वार्टर खराब हो सकता है, आपने जो बेट प्ले किया था, आपने किसी सेक्टर पे फोकस किया था, वो प्ले आउट करने में 1-2 साल ज़्यादा लगा सकता है। ऑल ऑफ दैट इज़ ओके अंटिल आप अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हो और जो आप बोल रहे हो वो आप मोर और लेस डिलीवर कर रहे हो। इसलिए मुझे अभी तक अ, ऐसा लगता नहीं है कि देयर इज नथिंग टू पैनिक। ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। आई डोंट लाइक रैपिड चेंजेस, आई लाइक स्टेबिलिटी। बहुत लोग बहुत सालों से इस फंड में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो कोई रीज़न नहीं है ना कि वो पैनिक करें। कोई अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है तो कोई रीज़न नहीं है ना कि वो ना करे। देयर इज नो स्ट्रॉन्ग रीज़न। ये फंड ने ही अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट किए हुए थे। जैसे कई बार होता है ना, सचिन के साथ, विराट के साथ, ऑफ कोर्स मैं इस फंड को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, एक एनालॉजी दे रहा हूँ कि कई बार उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं कि वी गेट स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, लेकिन इससे वो खराब नहीं हो जाते। यू वुड स्टिल बेट ऑन देम। आई थिंक ये सेम बात इसके साथ भी है। ऑफ कोर्स हर कैटेगरी में हम स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेशन करते हैं। इस कैटेगरी में जैसा मैंने आपको कहा कि ना, मुझे ऐसे फंड्स नहीं चाहिए थे जिनके स्ट्रक्चर में इनबिल्ट हो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ज्यादा एएमसीज बचती नहीं है, एक दो ही बचती है। और ये फंड का ना, साल दर साल, क्योंकि 7-8 सालों से ये फंड रहा है कॉन्स्टेंटली, तो हमने हर बार बताया है कि कैसे एलिमिनेट करते हैं। इसलिए इस साल फिर से वो एलिमिनेशन करके दिखाने की जरूरत लगी नहीं। आई वॉन्टेड टू फोकस ऑन थिंग्स जो मैंने पहले बात नहीं की। इफ यू वांट कि एलिमिनेशन कैसे होता है, तो पिछले 2 सालों की वीडियोस देख लेना। मोर और लेस उसी तरीके से, उस फिल्टर पे भी ये फंड अभी भी खरा उतरता है। आई होप यू लाइक इट। अगले कुछ दिनों में अगली कैटेगरी आएगी। इफ यू लाइक आवर अप्रोच, इफ यू लाइक हाउ वी पिक म्यूचुअल फंड्स, तो नेक्स्ट वीक हमारा म्यूचुअल फंड कोर्स भी लॉन्च हो रहा है फॉर फिनोलॉजी 1 मेंबर्स। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू वांट कि आपको ऐसे सारे वीडियोस का रिकमेंडेशन नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इफ यू वांट कि आप हमारे साथ एक्टिवली इन्वेस्ट कर सकें बेस्ड ऑन आर रिसर्च, तो फिनोलॉजी 30 इज अबाउट टू रिज्यूम। इसकी वेट लिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।